हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे विजनाइज की पीटी 365 जो कि अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। और यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स देख रहे हैं और ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है आपके लिए। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है मार्च से लेकर मई तक के बीच में, उसको हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ही साथ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो काफ़ी लेसन आ चुकी है, हमारी इंडेक्स की एक पेज भी कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग सेकेंड पेज में हैं। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टॉपिक। इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं, एक तो हम लोग अटल इनोवेशन मिशन देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। कोविड रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं कि एन नंबर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं कि आज हम लोग कितना कवर कर पाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। लेट्स सी कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है ना, लंबे खींच जाते हैं और इकॉनमी के लेसन इतने होते हैं कि आप लोग भी, फिर मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ कम होने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं हो। बट कोई ना, फिर हम लोग नेक्स्ट इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पे आपने पकड़ रख ली ना, मैं सिर्फ दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और साथ ही पॉलिटी, या फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, नहीं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और साथ ही साथ आपकी पॉलिटी, ये दोनों पे आपने पकड़ रख ली ना, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। सीरियसली मैं बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा एज मिल जाएगा कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सको। वैसे अगर आप लोग को एकदम श्योर शॉट क्लियर करनी है और एकदम सेफ साइड रखनी है, तो उसके लिए आप लोग को 5 सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा। करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री में भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साथ ही साथ आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद आपका पॉलिटी हो गया और फिर आपका ज्योग्राफी हो गया। ये 5 है जिस पे आप फोकस कर लो। उसके बाद आपका यहाँ पे और कहीं से भी कुछ भी आपको अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पढ़ लूँ या फिर सोशल इश्यूज़ की क्वेश्चन पढ़ लूँ। तो सोशल इश्यूज़ की क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, टॉपिक अच्छे होते हैं, उसको पढ़ना चाहिए आप लोग को, क्योंकि उससे भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट हो गया, ट्रांसजेंडर एक्ट हो गया, तो ये सारे एक्ट हमारे सोशल इश्यूज़ के अंदर आते हैं। लेकिन एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लो। लेकिन कमांड में जो करने के लिए कह रही हूँ वो बस आपको इन सारे टॉपिक पे करना है, स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्रीवियस लेसन देखनी है तो एज़ यूजुअल इसकी अलग से प्लेलिस्ट है, पीटी 365 आपका मार्च टू मई करके, अपडेटेड मटेरियल नाम नहीं है, पीटी 365 मार्च टू मई 2020 करके, तो उसको ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे इकट्ठे सारे मैं प्लेलिस्ट में ऐड करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़्यादा ईजी हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे आप लोग को रिवाइज़ करने में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अटल इनोवेशन मिशन से। रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव जो है यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन में आपका लॉन्च किया गया था, और वो भी कोविड-19 को देखते हुए। तो क्या क्या यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव है इसको देखते हैं। सबसे पहले टिंकर देखेंगे, टिंकर फ्रॉम होम कैंपेन। तो ये है क्या, ये आपका अटल टिंकरिंग लैब के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया था कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए, जिससे कि बच्चों को, यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उनको इंश्योर किया जाए कि वो ईजी टू लर्न ऑनलाइन रिसोर्सेज उनको मिल सके। क्योंकि लॉकडाउन है, सारे बच्चे घर पे बैठे, स्कूल भी उनका अब तक नहीं खुला, इवन अनलॉक का फेज चल रहा है, बट स्कूल ओपन नहीं हुए, रिमेन शट डाउन है। तो यहाँ पे उनकी जो है पढ़ाई यहाँ पे डिसरप्ट ना हो, इसलिए उनको यहाँ पे ईजी टू लर्न ऑनलाइन रिसोर्सेज उनको यहाँ पे एक्सेस कराया जा रहा है, जिससे कि वो यहाँ पे हमेशा फ्रूटफुली इसको ऑक्यूपाई करते रहे। तो ये आपका हो गया टिंकर फ्रॉम होम कैंपेन, जो कि आपको यहाँ पे अटल इनोवेशन के अंदर देखने को मिलेगा। इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि बच्चों की जो इनोवेटिवनेस है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, यानी कि उनको क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ में न्यू चीज़ सीखते हो, अपना कुछ क्रिएटिविटी लगाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा एक आप सीखने के लिए उसमें इनकरेज होते हो कि और भी चीज़ें सीखनी है आपको, उससे रिलेटेड जो भी आपका पार्ट्स है, सारी चीज़ों को आपको जानने का एक इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों में ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को न्यू पहली बार सीखते हैं। तो बच्चों की ये जो क्यूरियोसिटी है और ये जो लर्निंग प्रोसेस है, वो कहीं से भी रुकना नहीं चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए जो है यहाँ पे ऑनलाइन प्रावधान किया गया है। कोलैब कैड है, गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल है, ये भी इसी का पार्ट है, तो देख लेते एक एक करके। कोलैब कैड है, ये एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है, और यहाँ पे कैड कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, 2D ड्राफ्टिंग और 3D यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन। यानी कि अगर मान लीजिए कि कुछ क्रिएटिविटी आपको करनी है, कुछ आर्ट एंड पेंटिंग करनी है, किसी चीज़ का डिज़ाइन करना है, मान लीजिए कि आपके पास जो है कुछ न्यू, अगर कोई गाड़ी की अगर मॉडल्स है, जैसे कि मर्सिडीज़
इतने सारे मॉडल आते हैं, तो कुछ न्यू मॉडल अगर आपके माइंड में है कि अब जो है अपकमिंग मॉडल होनी चाहिए कुछ इस तरीके का, तो उसके लिए भी आप अपना यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। 2D ड्राफ्टिंग भी है, 3D प्रोडक्ट डिज़ाइंस भी है। तो ये सारे कुछ होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके मन में होता है। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। इसका एम यही है कि बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि वो यहाँ पे जो कि अटल टिंकरिंग लैब पे जाकर जो वो एक्सपेरिमेंट करते थे, जो वो सीखते थे, जो वो डिज़ाइन करते थे, वो ऑनलाइन भी ये काम कर सके। साथ ही साथ इसको यहाँ पे AIM और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया है। जहाँ भी ऑनलाइन पोर्टल्स की बात आती है, वेबसाइट की बात आती है, सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो हमारे कंट्री में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स है जिनके द्वारा ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ आपका दूसरा जो पार्ट है वो है गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल। जैसे कि आप लोग देखोगे कि बच्चों को यहाँ पे गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पबजी हो गया, बहुत सारे हैं, नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा। तो ऑनलाइन गेम में तो ज़्यादा बच्चे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन बच्चों को गेम खेलते खेलते ना एक उनको ये भी आइडिया हो जाता है कि काश इस तरीके का गेम होता, काश इस तरीके का गेम होता। तो वो अपना खुद का अगर गेम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको भी कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें कि वो अपने गेम को बनाए, क्रिएट करे, या फिर अपने दिमाग में जो भी है कुछ नया गेम जो कि और भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, पबजी से भी सुपर टुपर हिट हो सकता है। तो उस तरीके के लिए यहाँ पे गेम डेवलपमेंट मॉड्यूल उनको प्रोवाइड किया गया है जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी वो इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इसमें क्या है कि स्टूडेंट का ट्रांजिशन होगा गेम प्लेयर से, अब वो गेम मेकर होंगे। यानी कि बच्चों में ये चीज़ होते हैं, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं जो कि गेम्स के इतने ज़्यादा वो प्रेमी हैं कि उनको हमेशा वो मुझसे बोलते हैं कि दीदी इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, अगर इसमें ये फीचर होता तो कितना मज़ा आ जाता। तो ये चीज़ मैं बच्चों में देखी हूँ कि होते हैं। तो उस चीज़ को जो है ना कहीं से भी रोका ना जाए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो बच्चे जो है यहाँ पे ऑफ हो जाए और उनको ऐसा लगे, मीन्स उनका मूड ऑफ हो जाए और उनको ऐसा लगे कि नहीं अब कुछ उनके पास करने को रहा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन प्रोविजन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो ये भी काम कर सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। मेनली आप नीति आयोग की इन्वॉल्वमेंट देखोगे कि नीति आयोग के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें कि हमारे कंट्री में जो एंटरप्रेन्योरशिप है और जो इनोवेशन है इसकी कल्चर को और बूस्ट करने के लिए ये लाया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप है जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, अगर वो अपने मन से ही सोच ले कि वो कुछ डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो अगर वो अभी से ऐसा कुछ डेवलप कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी उनकी कंपनी हो जिसमें कि वो नए नए जो लग्जरी कार्स है, चाहे वो ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो, ठीक है, रेंज रोवर हो, सबकी कुछ न्यू डिज़ाइंस वो बना सके। तो वही है कि हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे हैं अगर उनके माइंड में कुछ भी तरीके का एक न्यू इनोवेशन है, कुछ भी न्यू बिज़नेस अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको अभी से ही इस तरीके का मोड में रखना होगा कि वो इस चीज़ को और बेटर तरीके से, जब उनका टाइम आए, जब वो ग्रेजुएट हो जाए, जब वो अपनी बल पे खड़े होने का कोशिश करें, तब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो यहाँ पे एक नया प्रोग्राम, नया पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाएगा जिससे कि इनोवेशन जो एरिया है, इनोवेशन जो इन्वायरमेंट है हमारे कंट्री में, और वो भी डिफरेंट सेक्टर्स में, वो यहाँ पे बढ़ पाए। साथ ही यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए। यहाँ पे अवेयरनेस की बात की जाएगी, एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि इकोसिस्टम, हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम हमारे कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। तो ये सारे बात है, ये सारी ऑब्जेक्टिव है, मेजर इनिशिएटिव। लेकिन अगर अब तक हम लोग देखें कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो सबसे पहला है कि एक लैब बनाया गया है जिसको अटल टिंकरिंग लैब कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्कूल के बच्चे जिनमें कि किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ इनोवेशंस, कुछ इस तरीके का न्यू करने के लिए अगर उनके माइंड में कुछ भी डाउट है तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट लेकर आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। सेकेंड है कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, यानी कि आप देखो कि वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप यहाँ पे फोस्टर करने के लिए, साथ ही न्यू डायमेंशन भी यहाँ पे इंक्लूड हो, इसके लिए यहाँ पे आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर लाया गया है, मेनली स्टार्टअप को यहाँ पे आपका बढ़ावा देने के लिए। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है जिसमें कि जो कुछ आप देखोगे कि जो इनोवेशंस है उसको यहाँ पे फोस्टर करने के लिए, साथ ही यहाँ पे जो भी ज़रूरत है वेरियस सेक्टर्स और मिनिस्ट्रीज़ को, उनको यहाँ पे उनकी नीड जो है वो फुलफ़िल कराने के लिए लाया गया है। न्यू इंडिया चैलेंज है, यानी कि न्यू इंडिया आने में और जो हम लोग रिफॉर्म की बातें करते हैं उसमें किस किस तरीके की चैलेंजेस है, उन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए यहाँ पे न्यू इंडिया चैलेंज आपका लाया गया है। फिर है मेंटर इंडिया कैंपेन, एक नेशनल मेंटर नेटवर्क है जिसको कि यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशन के साथ इसको आपका कोलैबोरेट किया जाएगा जिससे कि जो सारे मिशंस, इसमें मिशंस के जितने भी इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद आपका अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी है। ये आपका कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन है
और साथ ही साथ अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड रीजन में जो लोगों की आइडियाज़ है उसको बाहर निकालने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे अराइज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी कि यहाँ पे जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उनके लिए यहाँ पे इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, जो कि अराइज है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं अटल टिंकरिंग लैब के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। अटल टिंकरिंग लैब की बात करें तो ये आपका हर एक स्कूल में इसको सेटअप किया जाना चाहिए, जिसमें कि 1 मिलियन जो चिल्ड्रन है उनको कल्टिवेट करना है, और कल्टिवेट इस तरीके से करना है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो हमारे यहाँ से इनोवेटर बन के निकले। साथ ही एक वर्क प्लेस है जहाँ पे यंग माइंड जो है अपने आइडियाज़ को शेप देते हैं, और इसका एम यही है कि जो बच्चों में क्यूरियोसिटी है, जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है उनका, उसको बाहर निकाल के लाना है, यानी कि उनके डिज़ाइन माइंडसेट को बाहर निकाल के लाना है, उनकी जो थिंकिंग है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। फिनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो इस मिशन के अंदर जो है ग्रांट इन एड आपका 20 लाख रुपीज़ तक हर एक स्कूल को दिया जाएगा वन टाइम इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि 10 लाख है वन टाइम इस्टेब्लिशमेंट, और 10 लाख है आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो कि 5 ईयर्स के लिए हर एक टिंकरिंग यहाँ पे आपका लैब के लिए दिया जाएगा। इसके अंदर अगर एलिजिबिलिटी देखें तो स्कूल्स है जो कि मिनिमम आपका ग्रेड 6 से 10 तक होना चाहिए। इसको गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या फिर प्राइवेट ट्रस्ट या फिर सोसाइटी के द्वारा अगर मैनेज किया जा रहा है तो वो सारे स्कूल्स यहाँ पे इंक्लूड है कि अटल टिंकरिंग लैब जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रहा अटल आपका यहाँ पे मिशन के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगेन इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए थे, तो इसी के बारे में देख लेते हैं। एमएसएमई के द्वारा जो है एक आपका यहाँ पे देखोगे कि कुछ रोल यहाँ पे प्ले किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी, जिसको कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जितने भी होते हैं उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है, और यहाँ पे कुछ प्रपोजल करते हैं यानी कि रिकमेंडेशन देते हैं जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। अभी अगर हम लोग देखें तो प्रमोशन यहाँ पे जो भी प्रपोजल दिया गया है उसको यहाँ पे आपका DLTFC के द्वारा स्क्रूटनाइज किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका इनऑर्डिनेट जो डिले है उसको देखा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट को डिले क्यों किया जा रहा है। अब इस मेनली हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। बात तो किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है जिसका एम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना। अगर आप लोग खुद का कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो जिससे कि आप खुद का ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट आपको खुद ही मिल जाए, तो उस तरीके के काम के लिए यहाँ पे आपका इसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम दिया जा रहा है। इसको माइक्रो इंटरप्राइजेस के तहत जो है इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा रूरल और अर्बन एरिया में, यानी कि यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लोन दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सरकार यहाँ पे बैंकों से लोन लेना होगा, तो इसके लिए मुझे लोन मिलेगा, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन मिलेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक से मिलेगा, और यहाँ पे जो सब्सिडी है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ महिलाएं हैं, उनको अपना यहाँ पे सिलाई बुनाई का काम जो है उनको कुछ करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी कि यहाँ पे लोन लेगी और लोन लेकर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेगी और इनपुट सब खरीदेगी, सिलाई मशीन वगैरह जो होती है वो खरीदेगी, कपड़े वगैरह खरीदेंगे, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। ओके, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है मैक्सिमम जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है और 10 लाख आपका सर्विस सेक्टर में हो सकता है। बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर मिलेगा। जब कोई न्यू यूनिट्स अगर सेटअप किया जाएगा तो सिर्फ उसको, यानी कि न्यू अगर आप लोग कुछ भी ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, कुछ अपना कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसी के लिए बस यहाँ पे दिया जाएगा। और इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये KVIC के द्वारा स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है। तो देखिए इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें जो है बहुत अलग है, यानी कि चीज़ें नहीं बोलूँगी, ये आपका जो इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी जो है बहुत अलग है। स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ यू मे बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री जो है डिफरेंट पूछ सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न तो हो ही सकती है। सेकंड आते हैं यहाँ पे है नेशनल कैरियर सर्विस। तो नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है जो कि यहाँ पे नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत जो है उनके द्वारा फ्री ऑनलाइन यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया जा रहा है जिसको करियर स्किल्स ट्रेनिंग कहा जा रहा है। और पार्टनरशिप किसके साथ है, तो TCS ION के साथ है, और यहाँ पे जॉब सीकर को रजिस्टर करने के लिए। तो TCS ION जो है आप लोग देखते हो कि कभी भी आप लोग अगर ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे, चाहे वो बैंक की हो, CGL की हो, रेलवे की हो, कोई भी पेपर अगर आप लोग ऑनलाइन देने गए होंगे तो जहाँ पे भी आपका सेंटर होता है वहाँ पे TCS ION के द्वारा वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की जाती है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए।
तो यहाँ पे इसको मर्ज किया गया है करियर स्किल ट्रेनिंग, जो कि यहाँ पे आपका TCS ION के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेकर आया है। इसमें क्या है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि 2015 में ही सॉल्व किया गया था, लॉन्च किया गया था, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट करियर रिलेटेड सर्विस के लिए। थर्ड यहाँ पे फेसबुक प्रगति। तो फेसबुक जो है फेसबुक इंडिया के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है CSR इनिशिएटिव, यानी कि यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव फेसबुक प्रगति है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या होगा कि जो अर्ली स्टेज विमेन लीड जो नॉन प्रॉफिट है उसको यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे विमेन ड्राइविंग जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें यहाँ पे काम किया जा सके, जिससे विमेन को हमारे इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो, साथ ही साथ उसको अडॉप्ट करने के लिए भी यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसलिए फेसबुक प्रगति ध्यान रखिएगा, ये CSR इनिशिएटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि विमेन जो है टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनके लिए उनका अवेयरनेस हो, साथ ही एडॉप्शन हो, इस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हुई जितने भी टॉपिक्स थे 3 मंथ के अंदर। अब रिलेटेड देख लेते हैं कुछ न्यूज़ को। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम लोग कोविड-19 का देखें तो इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप लोग 2 तरीके से देख सकते हो, एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। हम लोग जो अभी आज की डेट में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग बेसिकली देखोगे कि मैक्रो लेवल की चीज़ें ही आप लोग पढ़ते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन एक साइड अगर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर डिमांड, सप्लाई, प्राइस, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दोनों तरफ से देखें कि कैसे इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है कि जब यहाँ पे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे मेरी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, कोई अगर सप्लाई कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पर्सन क्या सप्लाई कर रहे हैं, किनका पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस है, तो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का अगर बिहेवियर का स्टडी किया जा रहा है तो उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। बट अगर लार्ज स्केल में अगर हम लोग देखें, यानी कि इन जनरल अगर बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर अगर हम लोग लार्ज स्केल में कोई इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, तो पहले माइक्रो देखते हैं, माइक्रो में क्या क्या है। पहले डिमांड पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ एसेंशियल चीज़ों की ही डिमांड थी। जैसे आप लोग देखो कि कोविड-19 लॉकडाउन हो गया था मार्च के मंथ में, आई थिंक 25 मार्च को, 26 मार्च को। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि स्टॉक पाइलिंग करने लगे लोग, यानी कि पहले लॉकडाउन हुआ तो किसी को समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या है, नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा रश वाली बिहेवियर और सिचुएशन हो चुका था उस समय। तो लोगों को लग रहा था कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए चीज़ें, तो सारी चीज़ें स्टॉक पाइलिंग करने लगे थे लोग। इवन मेरे घर में भी मैं भी खरीदने लगी थी, आप लोग भी वही कर रहे होंगे। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना। द मेन फैक्ट इज़ दिस कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा, लॉकडाउन में क्या क्या प्रोविज़न होंगे, मे बी हमें घर से बाहर निकलने दिया जाएगा कि नहीं, दुकानें टाइम पे खुलेगी कि नहीं, या फिर सामान अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं। तो सारी चीज़ें जो कि आपके खाने के हो, जितने स्नैक्स हो, भर भर के स्नैक्स ले आना, भर भर के 4-5 जो है आपके राइस के बुड़े ले आना, या फिर आटे के जो पैकेट होते हैं आशीर्वाद के वो ले आना, तो सारी कुछ हो चुका था। तो ये एसेंशियल चीज़ें जो है स्टॉक पाइलिंग होने लगी। और नॉन एसेंशियल गुड्स की बात करें, जैसे कि आपका कुछ इम्पल्स कंजप्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। कि आप शॉपिंग करने जा रहे थे, ड्रेसेस खरीद रहे थे, ज्वेलरी खरीद रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ खरीद रहे थे, नहीं खरीद रहे थे। वही लोग खरीद रहे होंगे जिनको ज़रूरत है, जिनकी मोबाइल ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, जिनको टैब की ज़रूरत है, जिनको कंप्यूटर ख़राब हो गई, तो वो लोग खरीद रहे होंगे। अदरवाइज़ इसकी जो डिमांड होती है कि चलो यार पुरानी हो गई नहीं खरीद लेते, चलो यार पैसे आ गए कुछ नया खरीद लेते गैजेट, तो वो चीज़ें नहीं हो रहा था। ठीक है, इवन मेरी फ्रिज ख़राब है, जब लॉकडाउन हुई थी उसके 1 महीने के बाद से ही फ्रिज ख़राब है, तो वो बनवाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो 2 फ्रिज है, 1 फ्रिज से काम चल जा रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर यही लॉकडाउन नहीं होता तो क्या करते, सीधे एक्सचेंज करके नया फ्रिज ले आते, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, अभी तो थोड़ा हसकत के कारण नहीं जा रही हूँ, नहीं तो वो भी हो जाएगा जल्दी। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, खाने पीने की मेनली चीज़ें जो है, लोग उसको जुटाने लगे, उसकी डिमांड बहुत हाई हो गई। इट मीन्स कि आप लोग देखे होंगे कि 2-3 दिन में ही ना सारे राशन के दुकान खाली हो गए थे, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और वो लोग ओवर टाइम तक जो है खरीद रहे थे, बेच रहे थे, ऐसा चल रहा था। बट नॉन एसेंशियल्स अगर गुड की बात करूँ तो उनकी मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो गई थी। अचानक से लोग आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, यानी कि लोग ही ख़त्म हो चुके थे ज्वेलरी दुकान में जाने के लिए, शूज़ वाली दुकान में जाने के लिए, कपड़े दुकान में जाने के लिए। ओके, सप्लाई की अगर बात करें
तो कुछ जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, तो इससे क्या हुआ ना कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ की जो चेन थी, सप्लाई चेन थी, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है। और सिर्फ बेयर एसेंशियल जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे डेली में आप देखते हो कि जो मिल्क होता है, मिल्क मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन भी ऐसा हुआ था कि मिल्क नहीं मिला है कि नहीं। वो तो बात अलग है कि दुकान में शॉर्ट हो जाते थे, बट मिल्क ज़रूर मिलता था। उस समय जो है सैनिटाइज़र, मास्क बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, क्योंकि ये न्यू बार आया था ऐसा कि हम लोग को सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो एक दो दिन मिला, उसके बाद ख़त्म हो गया सैनिटाइज़र। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बिना अब ज़िंदगी अधूरी है। तो ब्लैक में भी लोग बेच रहे थे। तो ऐसा सबके साथ हुआ है। तो यहाँ पे मेन बात बताया जा रहा है कि जो बिग कंपनीज़ की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुआ। अगर हम लोग एग्री प्रोड्यूस की सप्लाई देखें तो वो भी अफेक्ट हुआ था। कहा तो जा रहा था, आप लोग को भी सब्जी, साग सब्जी और फलों की कभी कमी नहीं महसूस हुई होगी, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे छोटे, जो हमारे स्मॉल मार्जिनल लैंड में जो काम करने वाले हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ झेलना पड़ा, क्योंकि अचानक से जो है कुछ समझ में नहीं आया, मार्केट ठप हो गया और लोग भी जो है ना सब्जियों की भी आउट ऑफ स्टॉक पाइलिंग ज़्यादा करने लगे। तो यहाँ पे जो एग्री प्रोड्यूस का जो सप्लाई था वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ था। चाहे मंडीज़ की एक्टिविटीज़ देखो या फिर लेबर की कमी हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो रहा था, फार्मर्स का अपना खुद का प्रॉब्लम था, होलसेल जो प्राइस थी उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सप्लाई चेन आपका हर एक जगह देखने को मिला कि ब्रेक हो गया। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें, क्योंकि रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहा था मार्केट कंडीशन में, तो प्राइस जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया था। इवन मैं भी इस तरीके से परचेज़ की हूँ। जैसे हिमालय का जो हैंड सैनिटाइज़र था वो 250 का था, बट मुझे उन्होंने 300 में दिया। ठीक है, तो मैं उनसे आर्ग्यू की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। वो बोल रहे कि इतने ही प्राइस में दिया जा रहा है। साथ ही जो आपका बिस्किट वगैरह है या फिर राशन से, आप राशन दुकान से सारा सामान लो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपका जो है ना 10-20 रुपया वो लोग छोड़ देते हैं। बट उस समय क्या था कि एक तो 9 to 9 मार्केट, ये सारी जगहों पर इतने भीड़ थे कि मैं वहाँ पर जाकर ले नहीं पा रही थी। तो मैं छोटे राशन दुकान से ही ले रही थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि उतना वहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके कुछ दाम जो है 30-40 रुपये वो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा उस दिन हुआ था कि वो पूरे एग्जैक्ट दाम में बेच रहे थे। यानी कि जितने आप सत्तू लो, जितना आप वहाँ पे मैदा लो, बेसन लो, आटा लो, वो उतने ही में दे रहे थे। तो वो बहुत अजीब सा था। तो प्राइस जो है बहुत वोलेटाइल हो गया था। सारे दुकान वाले अपना मनमानी करने लगे थे कि नहीं इतने में मिलेगा, इससे ज़्यादा में मिलेगा, ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो प्राइस भी बहुत वोलेटाइल हो गया। साथ ही माइक्रो इकोनॉमी का अगर इफेक्ट देखें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कैसे इफेक्ट हुआ, तो सबसे पहले अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स में देखें, तो डायरेक्ट टैक्स में अगर आप लोग देखोगे तो ये ज़्यादा रेज नहीं हो सकता था, सिंस जो प्रॉफिट और इनकम था वो ऑलरेडी बैड हिट हो गया था। साथ ही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये काफ़ी इन्फ्लेशनरी हो गया था, और बर्डन जो फर्दर बर्डन जो पड़ रहा था वो गरीब लोगों में पड़ रहा था, जिससे कि डिमांड कम हो गया था। क्योंकि देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स आप लोग फिल करते हो, तो लोग जो है घर पे बैठ गए थे, तो इनकम टैक्स डेट आपका जो इनकम टैक्स फाइल करने का जो डेट था वो एक्सटेंड होते जा रहा था। तो लोग भी जो है उस तरीके से सुस्त हो जा रहे थे, क्योंकि लास्ट डेट में ही लोग भरते, जैसे आप लोग लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप करते हो, तो इनकम टैक्स का भी लोग वही करते कि लास्ट डेट में फिल करना है उसको। तो उसमें भी जो है सरकार के पास उतने पैसे नहीं मिले, कुछ लोगों की नौकरी चली गई, कुछ लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना नेटिव प्लेस जाना पड़ा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है नौकरियों में कमी देखने को मिला। तो सरकार के पास जो है इनकम टैक्स के रूप में पैसे कम आने लगे। इनडायरेक्ट टैक्स अगर देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कुछ ऐसे टैक्स है जो कि जैसे सर्विस टैक्स आप देखोगे, जब होटल में आप खाने जाते हो तो मेनली जो सर्विस टैक्स होता है वो होटल वाले को सरकार को देना होता है, बट वो क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर पास ऑन कर देते, हमारे द्वारा जो है ना वो देते हैं सरकार को। तो हम तो होटल में जाके खा नहीं रहे, रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं रहे। उनका रेस्टोरेंट ऐसे भी नहीं चल रहा, बंद हो चुका था कम्प्लीटली, अभी भी बंद है बहुत सारी जगहों पर रेस्टोरेंट। तो सोचिए उन लोगों का किस तरीके से चल रहा होगा, जब वो नहीं कमा रहे तो वो सरकार को क्या टैक्स भरेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम आ गई। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों यहाँ पे ख़त्म हो गया। नॉन टैक्स अगर रेवेन्यू देखें तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस था, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है ना अपनी जीसेक को यहाँ पे इंक्रीज़ की, और यहाँ पे कुछ अंडर यूज जो फंड है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। मीनवाइल आप देखोगे कि यील्ड डिफरेंशियल है। यील्ड डिफरेंशियल कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का जो यील्ड होता है उसके डिफरेंसेस को कहा जा रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग बॉन्ड होता है, वो अलग अलग फेस वैल्यू में जो वो इशू करते हैं, तो उसके बीच में जो यील्ड का यहाँ पे डिफरेंस होता है उसको यील्ड डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये भी इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे सॉवरेन बैक्ड फंड जो ही वही ये बस चाह रहे थे, जो कि यहाँ पे पेंडेमिक रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ में भी उनका पैसा जो है वो बचे रहे।
मिला। तो ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक लेवल था। अब मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं कि हमारे कंट्री पे क्या पड़ा। ये तो हम लोग इंडिविजुअल देखे कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैं कुछ अपनी स्टोरी भी बता दी, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सेम लमसम तो ऐसी ही सबकी स्टोरीज रही होगी, बट हमारी कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट से देखते हैं। सबसे पहला बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका दो तरीके का अकाउंट आता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट देखें तो इसमें क्या है ना कि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम हो गई थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड दिस ऑलरेडी मेड हिस्ट्री कि क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम हो गई थी, हमारे गोल्ड में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला, अदर जो इम्पोर्ट है उसमें भी आपका कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना वो कम हो गया। ट्रेड डेफिसिट कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में यहाँ पे ट्रेड होता है, तो इंडिया से यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है बहुत कम जाता है और इंपोर्ट की बात करूँ तो बहुत आता है, तो हमारा यूएसए के साथ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग चाइना के साथ बात करें तो हमारा अराउंड $50 बिलियन तक का जो है $50 बिलियन तक का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा चाइना के साथ है, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं लेकिन चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते। तो हम लोग इंपोर्ट भी ज़्यादा नहीं किए क्योंकि इंपोर्ट डिसरप्शंस भी देखने को मिला। क्रूड ऑयल भी हम लोग वेस्ट एशिया कंट्री से नहीं खरीदे, तो हमारी जो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट थी वो कम हो गई। और ओवरसीज़ अगर रेमिटांस की बात करें तो वो भी यहाँ पे कम हो गया। अब रेमिटांस क्या होता है? रेमिटांस होता है कि जैसे हमारे इंडियंस अगर बाहर जाकर जैसे सऊदी अरेबिया हो या कतर हो, यूएई हो, उन सारे कंट्रीज़ में अगर वो जाकर वहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, तो वो काम करते हैं वहाँ पे, अर्न करते हैं, तो उनकी जो फैमिली इंडिया में है वो वापस इंडिया में पैसे भेजते हैं। तो या इस वो जो बाहर काम करके हमारे कंट्री में पैसे भेजते हैं तो उसको रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। और रेमिटांस जो है, हम इंडिया सबसे टॉप में है रेमिटांस लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन बहुत होता है, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ों में हम लोग रेमिटांस में टॉप में है। तो जैसे कि लॉकडाउन सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, ऑल ओवर द कंट्री में हुआ था, तो सारी चीज़ें ठप हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारी जगहों पे लॉकडाउन हो गया, काम का वैसे ही ख़त्म हो चुका था, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा चुकी थी, सैलरी 20% 30% डिडक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, और अनसर्टिनिटीज़ थी कि ये सिचुएशन पता नहीं कब तक चलेगा, तो लोग बेटर समझ रहे थे कि हाथों में कैश रखें, तो इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इस वजह से जो है जितने भी इंडियंस बाहर थे उनके द्वारा हमारे कंट्री में रेमिटांस के रूप में पैसे नहीं भेजे जा रहे थे, तो यहाँ हमारे इंडिया में रेमिटांस भी कम हो गया, ट्रेड डेफिसिट भी कम हो गया और रेमिटांस भी कम हो गया। ट्रेड डेफिसिट अगर कम हुआ तो वो पॉजिटिव है, रेमिटांस कम हुआ तो वो हमारे लिए नेगेटिव है। अगर कैपिटल अकाउंट की तरफ से देखें तो कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब है कि हमारे कंट्री का अकाउंट, जिसमें कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 14 से 15 बिलियन तक इंडिया से आप देखोगे कि बाहर चला गया, यानी कि मार्च मंथ में जो इन्वेस्ट करते थे तो उनको ये समझ में आ गया कि इस तरीके का महामारी है, तो इसमें मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, इसमें जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी, मे बी डिप्रेशन का सिचुएशन आए, मे बी सक्सेशन का स्लो डाउन का और डिप्रेशन का जो है ये आपका सिचुएशन आए। तो आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 14 to 15 बिलियन डॉलर तक जो है वो इंडिया का डेट हो या इक्विटी मार्केट हो उससे निकल गया। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन मींस मार्केट में कितना महंगाई है, तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे फॉरकास्ट किया गया है इन्फ्लेशन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कोलैप्स हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो फॉल इन डिमांड हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया, इनकम कम हो गया, रूरल इकॉनमी में डिस्ट्रेस हो गया, तो इसी चीज़ से देखने को मिला कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन भी कम हो गया। इकॉनमिक ग्रोथ की बात करें तो आईएमएफ के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की इकॉनमी जो है ना वो रिसेशन में है, और जो कि वर्स है 2019, क्योंकि 2008 में हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस समय कहा जा रहा था कि वो रिसेशन का टाइम था। इट मीन्स कि अगर जो भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं मार्केट में, जॉब बहुत कम हो जाएगा, मार्केट में जो है आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, तो वो रिसेशन का टाइम आता है, यानी कि स्लो डाउन अगर ये आपका कंसेक्यूटिव 2-3 क्वार्टर तक चला तो उसको यहाँ पे रिसेशन कहते हैं। तो इन आईएमएफ के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि वर्स्ट सिचुएशन है 2019 से भी 9 से भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फर्दर जो हमारा एसेट क्वालिटी है जो बैंकिंग सेक्टर में है वो भी डिटेरोइट हो रहा है। सर्विस अगर हम लोग पीएमआई देखें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो ये भी यहाँ पे 49 से यहाँ पे आपका घट चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव मंथ में बढ़ने के बाद जो है हमारा सर्विस जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये घट गया है, तो ये भी एक बुरी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपका लेटेस्ट डेटा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनमी, तो यहाँ पे CMIE के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो लेबर पार्टिसिपेशन जो है 39% तक कम हो चुका है। अगर ILO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कोविड-19 की क्राइसिस जो है ये पोटेंशियल है कि 40 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हमारे इंडिया में है वो और भी यहाँ पे गरीबी में जा सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि
ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी में है, लेकिन आईएलओ के द्वारा ये कहा गया कि 40 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी में जा सकते हैं। तो ये ह्यूज डेटा उनके द्वारा बताया गया है। अब गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रिस्पांस देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया गया और उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर देखें कि यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको फैसिलिटेट किया गया। साथ ही साथ जो है लिक्विडिटी को ईज़ किया गया, जिससे कि डिमांड बढ़े, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े। हमारे यहाँ जो आप देखोगे कि रूरल इकॉनमी को काफ़ी हेल्प किया गया। मेनली जो फार्मर्स हैं उनके जो फसल बर्बाद हो रहे थे, वो फसल मंडियों तक नहीं पहुँचा पा रहे थे, मार्केट तक नहीं पहुँचा पा रहे थे, तो उनको यहाँ पे हेल्प किया जाने का कोशिश किया गया। प्रोडक्शन जो लॉस हो रहा था, साथ ही यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस होने से जो और भी यहाँ पे आपका नेगेटिविटी है वो सारी दूर करने की कोशिश की गई। साथ ही जो एड्रेस किया जा रहा था ट्रेड और सप्लाई चेन, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था उसको यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश किया गया। क्रेडिट रेटिंग को यहाँ पे जो है आपका गिरने नहीं दिया जाना चाहिए। फिनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो कि अभी भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में है, और साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेशन है उसको इन्हांस किया गया हमारे इंडियन मार्केट में, और जो कॉन्फिडेंस है स्टेट बॉन्ड का उसको यहाँ पे जो है आपका इम्प्रूव किया गया। रुपीज़ को स्टेबलाइज करने का कोशिश किया गया, क्योंकि रुपीज़ अगर वीकेन होता है तो इससे क्या होता है ना कि हमारी वैल्यू जो है ये कम हो जाता है, और हमारी जो प्रोडक्ट का दाम है अगर हम लोग डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो वो महंगा हो जाता है, हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट और महंगा हो जाता है। अगर किसी भी कंट्री की करेंसी का अगर वैल्यू कम होता है, तो अगर वो कंट्री एक्सपोर्ट हब है तो उस कंट्री को प्रॉफिट है, जैसे चाइना है। लेकिन हम क्या है, इंडिया इंपोर्ट हब है, यानी कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर के कंपैरिजन में हमें रुपी ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इसलिए ये हमारे लिए घाटा हो जाता है। साथ ही जो फिजिकल डेफिसिट है उसको यहाँ पे मैनेज करने का बात किया जा रहा है, रिड्यूस करने का बात किया जा रहा है। बट कल के ही न्यूज़पेपर में आप पढ़े होंगे कि फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ चुका है, 4.6% आ चुका है। कहाँ हमारा 3.4% था, इससे ये बढ़ के इतना आ चुका है। तो ये कम करने का कोशिश किया जा रहा है, बट ये ख़राब हो गया। फिजिकल डेफिसिट कहने का मतलब कि सरकार के पास जितना आय आ रहा है, रेवेन्यू जितना आ रहा है, उसके बेसिस पे जो है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि रेवेन्यू कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट हो गया, पैसों की कमी हो गई। साथ ही एक्सपोर्ट को भी मेंटेन करना है, और जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो ये सारा पहले ऑब्जेक्टिव है कि इतने चीज़ों पे काम करना है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्स है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक्सपोर्टर को रिलीफ दिया गया। इंडिया के द्वारा ये हमारे कंट्रीज़ को यहाँ पे बताया गया कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि जो दो कंट्री के बीच में अगर इस तरीके का एग्रीमेंट है तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है आपका टैक्सेस नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो गुड्स का जो इंपोर्ट अलाउ करना है वो बिना यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन्स को करना है। यानी कि ये देखना है सबसे पहले हमारे यहाँ अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन आया, ठीक है, तो सैमसंग का फ़ोन आया तो ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, ये बात पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन कहाँ से है। तो मान लीजिए कि ये साउथ कोरिया से है, तो पहले इसको टेस्ट किया जाता था कि हाँ ये साउथ कोरिया का है कि नहीं है। अगर इस टेस्ट में पास हो गया तो फिर उस मोबाइल को हमारे यहाँ अलाउ किया जाता था, उसको हम लोग उस प्रोडक्ट को हम लोग इम्पोर्ट करते थे। बट अब क्या है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं देखना है, तो टेम्प्रेरी बेसिस में जो है इसको कट कर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि ये सारे प्रोसेस जो है इंपोर्ट करने का सामान जो है वो आराम से ईज़ हो सके। सेकेंड है कि एक्सपोर्ट प्रोमोशन स्कीम लाया गया, जिसमें कि आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, जिसको यहाँ पे अप्रूव किया गया था। और इंडिया के द्वारा ये अपील किया गया WTO के रूलिंग के अगेंस्ट में कि जो यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड करना है रिलेटेड सब्सिडीज़, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अपील किया गया था। इट मीन्स कि WTO में यहाँ पे कुछ रूलिंग है, कुछ क्लॉज है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक्सपोर्ट को रोकना है। यानी कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है, मान लीजिए हमारे यहाँ से जो चावल जाता है, तो उसमें क्या होगा कि सरकार के द्वारा उसमें सब्सिडी भी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो जो सब्सिडी देकर जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको रोका जाता है, वैसे प्रोडक्ट को रोकता है WHO के कुछ क्लॉज है उसमें। तो इसको भी यहाँ पे अपील किया गया था इंडिया के द्वारा कि ये सारी चीज़ों को भी करने दीजिए अभी। और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ड्यूटीज़ टैक्सेस कम करना है, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को ज़्यादा यहाँ पे इन्हांस करना है जिसमें कि सरकार के द्वारा सब्सिडीज़ दी जाती है। तो ये तो एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया गया। सेकेंड है कि फार्मर्स को क्या रिलीफ दिया गया, तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए जो है स्टेट को ये एडवाइस किया गया कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस जो है वो इशू करे फूड प्रोसेसिंग फर्म्स के लिए, जिससे कि वो यहाँ पे जो रॉ फूड आइटम्स है वो खरीद सके फार्मर से डायरेक्टली उस भीड़ से जहाँ पे मंडी है।
तो यहाँ पे ऐसा रखा गया है कि अब डायरेक्ट जो है फार्मर से ही लेने का, ठीक है। तो फार्मर्स को ये रिलीफ कर दिया गया, क्योंकि क्या होता है कि फार्मर्स मंडीज तक जाते हैं, वहाँ पे अपने फसल को वो बेचते हैं, उसके बाद वहाँ पे मार्केट प्राइस उनको दिया जाता है, मार्केट से लिंक करना तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो सप्लाई चेन है वो भी ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए इस तरीके का प्रोविज़न लाया गया है कि यहाँ पे मार्केटिंग लाइसेंस होना चाहिए कॉर्पोरेट ऑफ फूड प्रोसेसिंग को, कि वो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मर से जो है रॉ मटेरियल्स, रॉ फूड आइटम्स जो है वो यहाँ पे परचेज़ कर ले। साथ ही सेंटर्स को यहाँ पे सेंटर्स के द्वारा कहा गया है स्टेट को कि वो कुछ प्रोविज़न भी रिलैक्स कर सकते हैं जो कि एपीएमसी एक्ट के तहत है। तो एपीएमसी एक्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है। इसके तहत कुछ भी जो प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस को रिलैक्स करने कहा गया, जिसके थ्रू फार्मर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने हार्वेस्ट को सेल कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन से। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि मल्टीपल लोकेशन से वो बेच सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी बायर को दे सकते हैं जिनसे उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, वो उसी को दे सकेंगे। साथ ही यहाँ पे ई नैम प्लेटफॉर्म में भी न्यू फीचर लाया गया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में, जिसको कि यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि फार्मर्स की जो ज़रूरत है कि वो फिजिकली होलसेल मार्केट में आए फिर अपने फसल को बेचे, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पे कम किया गया है और ऑनलाइन किया गया है। ई नैम का यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि जितने भी एपीएमसी जो मंडीज़ है ना, उनको यहाँ पे जोड़ना, जिससे कि फार्मर्स अच्छे डील कर सके, उनको अच्छा रिटर्न मिल सके, जितना उनका इनपुट है उस हिसाब से उनको आउटपुट मिल सके, ठीक है, एक फेयर प्राइस उनको मिल सके। तो ये फार्मर्स के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या है? बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने बैंकों को कहा है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा है, लाइक आपका एनबीएफसी हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गया, कि वो यहाँ पे अपने बैलेंस शीट के इम्पैक्ट को, साथ ही एसेस क्वालिटी, लिक्विडिटी, इन सब के इम्पैक्ट को वो एसेस करे और डिजिटल बैंकिंग जो है कस्टमर के बीच में वो प्रमोट करे, क्योंकि अब लोग भी जो है बैंकों तक नहीं आ सकते थे, वो घरों तक ही लिमिट थे। तो यहाँ पे बैंकिंग जो डिजिटल पेमेंट मोड है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अनेबल करने के लिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा कहा गया। साथ ही साथ इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया, वो भी कुछ पब्लिक सेक्टर्स बैंक के तरफ से, कि यहाँ पे बोरोवर को कुछ कंसेशनल टर्म्स में दिया जाए, यानी कि अगर कुछ क्रेडिट वगैरह चाहिए। साथ ही यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन किया गया है रीजनल रूरल बैंक को, उनको मिनिमम यहाँ पे रेगुलेटरी कैपिटल प्रोवाइड किया गया है 2020 और 2021 के लिए, जो कि यहाँ पे मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो एसेट रेशियो है ना, वो आरआरबी जो है अपना 9% का जो यहाँ पे है उसको वो मेंटेन कर सके। आरबीआई के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को भी डेफर किया गया है, जो यहाँ पे कैपिटल कंजर्वेशन बफर को यहाँ पे इस साल तक जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था उसको भी यहाँ पे रोका गया है। इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी आपका प्लेटफॉर्म लाया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बिजनेसेस को और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे हेल्प मिल सके कि वो रियल टाइम अपडेट मिले उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो भी कोविड-19 से रिलेटेड है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे सीएसआर फंड भी सेंड किया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है, जिसके थ्रू जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रमोट हो सके, डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे प्रमोट हो सके जो भी कोविड-19 को रिलेटेड है। इंडिया के द्वारा कोविड-19 को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे नोटिफाइड डिजास्टर यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने का पर्पस एक ही है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जो है यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मेजर स्टेप यहाँ पे आरबीआई के द्वारा भी लिया गया है, यानी कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया है। सबसे पहला क्या है कि स्वैप ऑक्शन को यहाँ पे आपका रखा गया है कि सेल एंड बाई कर सकते हैं स्वैप ऑक्शन, और ये $2 बिलियन तक का कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि जो रुपीज़ का डिप्रिशिएशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, जो रुपीज़ की वैल्यू गिरते जा रही है, तो रुपीज़ को यहाँ पे डॉलर के साथ स्वैप कर देना, या फिर आप लोग येन के साथ, रेनबिम्बी के साथ स्वैप कर देना, तो इस तरीके का स्वैप ऑक्शन भी रखा गया है। आरबीआई के द्वारा यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन भी अनाउंस किया गया है, और इसमें आपका 10,000 करोड़ तक का रखा गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनकी यहाँ पे सेल और परचेज होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो इजी मनी पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे पॉलिसी रेट्स जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, और आपका सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये सारे को यहाँ पे जो इसकी सारी पॉलिसी रेट है उसको लूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग देखो कि रिजर्व आपका रेपो रेट है उसको भी यहाँ पे आपका रिडक्शन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे लार्जर देन आपका होता है रेपो रेट में, तो इसको भी कम किया जाएगा। तो ये सारे टर्म्स हैं यहाँ पे। साथ ही अगर देखें तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट भी यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सेपरेट रूट है, कि वो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना जीसे को भी इशू करा सके, जिससे कि जो एफपीआई लिमिट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। लिमिट जब तक यहाँ पे मैच्योरिटी अगर आप देखोगे, यानी कि मैच्योरिटी तक, ठीक है, तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट बनाया गया है, यानी कि एक अलग से यहाँ पे रूट आपका रखा गया है,
जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उसको इशू किया जाए, और इससे आपका पोर्टफोलियो जो होता है ना, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो लिमिट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, यानी कि मैच्योरिटी तक वो अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ तक के लिए नहीं। लेकिन एक अलग है कि यहाँ पे अगर कंपनीज कोई भी कॉर्पोरेट अगर यहाँ पे परचेज़ करना चाहे तो वो यहाँ पे जीसेक परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट जो है ये बढ़ा दिया गया है। 30% बढ़ा दिया गया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। और वेज एंड मीन्स जो फैसिलिटी है इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ये अनेबल किया जाता है कि वो टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो है आरबीआई से ले सकते हैं। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है सुधीर श्रीवास्तव के अंडर में। तो इसमें क्या है ना कि वेज एंड मीन्स लिमिट को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, क्योंकि 30% तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया, तो देखने के लिए, क्योंकि टेम्पररी आप देखते हो कि मिसमैच हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट का या फिर यूनियन टेरिटरीज़ का, कि उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू उनका कम आ जाता है, तो उसको यहाँ पे जो है मिसमैच जो देखने को मिलता है, तो शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं जिससे कि वो अपने बैलेंस शीट को जो है क्लियर दिखा सके। ओके, सो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। सो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो अगेन ये हाफ एन आवर का लेक्चर हो जाएगा, मतलब कि ये आपका ऐड हो जाएगा, तो मैं इसको अलग से आपका रिवाइज़ करा दूँगी। ऑलरेडी हम लोग इस सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपके क्रक्स पॉइंट ही रखे गए जो कि सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो ये सारी रिविजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये मैगजीन बहुत सही है, तो ज़रूर इसको देख के ही जाइएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आपका नुकसान ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, काफ़ी अलग अलग तरीके से देखेंगे, पूरे पैकेज को एक बार और हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टाइम नहीं है, अब बस आपका हार्डली 30 डेज़ ही बचा है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपका जो विजन आइज का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट होगा 1 सितंबर से, तो आप लोग जुड़ सकते हो। आप लोग को अगर जुड़ना है तो ऋषिका CH77@gmail.com में आप लोग मुझे मेल कीजिए। जो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो स्पेशल जो मेंस में जुड़े थे, उन लोगों के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो नए और भी जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे जो है न्यू आपका कुछ पैटर्न है, तो आप लोग मेल कीजिएगा, फिर आप लोग को पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतनी। और हाँ, अगर आप लोग को नेक्स्ट लेसन भी चाहिए तो उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को। थैंक यू।